इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के कीव दौरे की, जहां कुछ देर में पोलैंड से कीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पेशल ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। कीव में 7 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। कीव में प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। इस पर बड़े बड़े देशों की नजर है। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले कुछ जानकारी आपको दे दें, आपके साथ कुछ जानकारियां साझा कर दें। पीएम मोदी ट्रेन का सफर करके कीव पहुंच रहे हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि ये यात्रा अपने आप में काफी दिलचस्प है। पीएम मोदी ट्रेन में 10 घंटे का सफर पूरा करके कीव पहुंच रहे हैं। वॉर जोन से होते हुए कुछ देर में ट्रेन से कीव पहुंच रहे प्रधानमंत्री, और कीव में 7 घंटे तक पीएम मोदी का कार्यक्रम है। 7 घंटे बाद आज ही कीव से वापस ट्रेन से ही पोलैंड लौटेंगे प्रधानमंत्री, और फिर से 10 घंटे सफर करके पोलैंड लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये लंबी यात्रा होगी प्रधानमंत्री की आज की। और देखिए, ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रेन से ये लंबी यात्रा करके कीव पहुंच रहे हैं। 7 घंटे वहां बिताएंगे, वहां पर वार्ता होगी, और उसके बाद फिर 10 घंटे की ट्रेन की जर्नी करके वापस पोलैंड पहुंचेंगे। पूरी दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर है। इस वक्त यूक्रेन और रूस में एक लंबा युद्ध चल रहा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति का संदेश लेकर इस वॉर जोन में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो कीव पहुंच जाएंगे और यहां पर 7 घंटे रुकेंगे। जेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी, और युद्ध को लेकर समाधान के क्या रास्ते होंगे, इस पर भी चर्चा होगी। और जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी कीव में सिर्फ 7 घंटे ही रुकेंगे, लेकिन इन 7 घंटों में ही जेलेंस्की से द्विपक्षीय वार्ता होगी। कीव में पीएम मोदी के कई और कार्यक्रम भी होंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ये 7 घंटे न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि विश्व शांति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। कीव की यात्रा खत्म करके पीएम ट्रेन से ही पोलैंड लौटेंगे और वहां से फिर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। लेकिन कीव में पीएम मोदी के औपचारिक दौरे की शुरुआत गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने से होगी। ऐसे में हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। जिस शांति की उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री को स्थापित करवाने की जा रही है, उसके दिन की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क के इस स्टैचू पर आएंगे, यहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। माना यह जा रहा है कि लगभग 6 से 8 घंटे का वक्त वो गुजारेंगे, और सुरक्षा कारणों से वो पूरा उनका कार्यक्रम अभी रिवील नहीं किया जा रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट से मुलाकात करेंगे और दिन की शुरुआत महात्मा गांधी के इस स्टैचू पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके, पुष्प अर्पित करके वो करेंगे। और एक बड़ा संदेश भी इसमें छिपा हुआ है, क्योंकि महात्मा गांधी ही वो शख्स थे जिसने तमाम मुश्किलों को झेलने के बाद भी अहिंसा का रास्ता चुना और यह कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और आज की तारीख में जब भारत के प्रधानमंत्री रशिया का दौरा पूरा करने के बाद 6 हफ्ते बाद अब यूक्रेन आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टकटकी लगाकर रखी है कि क्या प्रधानमंत्री शांति स्थापित करवा पाने में एक अहम भूमिका अदा कर पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि इससे पहले जो है वो पुतिन हो या फिर जेलेंस्की हो, उनसे कई दौर की मुलाकात हो चुकी है। कितना महत्वपूर्ण दौरा, भारतीयों को क्या उम्मीद है? हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हर इंडियन, चाहे वो कहीं भी रहता हो, वो उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। इसीलिए वो आई थिंक यहाँ इतनी दूर आ रहे हैं और प्रयत्न कर रहे हैं कि हर इंडियन जो यहाँ रह रहा है, इंडियन भारतीयवासी जो यहाँ कहीं भी रह रहा हो, उनको शांति बनाए रखे वहाँ पे। हमें आशा है कि मोदी जी के कुछ शांति के प्रयास, शांति के सुझाव के बाद यदि परिस्थिति बदलेगी तो हमें राहत मिलेगी, और हमारे लोग जो बाहर गए हैं वो वापस आएंगे, और फिर से एक बार हम उसी तादाद में लड़ाई के पहले जितने थे उतने होंगे या उससे भी बढ़ेंगे, और हमारा यूक्रेन और इंडिया के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। और पीएम मोदी कुछ देर में जब कीव पहुंचेंगे तो युद्ध खत्म करने के लिए उनका जोर किन किन बातों पर होगा, इसके 5 संकेत उन्होंने पोलैंड से ही पहले ही
दे दिए हैं। जी हां, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के शांति के संदेश वो क्या है, जरा उस पर गौर करते हैं। पहली बात, पहला संदेश, भारत बातचीत से समाधान के पक्ष में है, भारत समाधान का पक्षधर है और ये शांति से बातचीत होनी चाहिए। दूसरा, रूस और यूक्रेन का संघर्ष चिंताजनक है, ये लंबा संघर्ष, इस पर भारत ने चिंता जताई है। तीसरा, युद्ध भूमि में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत से निकाले, ये बार बार प्रधानमंत्री की ओर से कहा जा चुका है। भारत मानवता में विश्वास रखने वाला देश है। अब सवाल है कि पीएम मोदी का दौरा खास क्यों है, तो बिग वॉल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी का दौरा खास है क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और भारत रूस के मजबूत रिश्ते हैं। यूक्रेन की संप्रभुता का भारत सम्मान करता है। दोनों के लिए भारत अपने आप में एक महत्वपूर्ण देश है। भारत शांति की बात करता है, लगातार पीस की बात करता रहा है भारत, और मोदी पर दुनिया को भरोसा है। नरेंद्र मोदी जो कहेंगे उस पर पूरी दुनिया की निगाहें। अमेरिका और रूस को उम्मीद है भारत से, भारत की इस यात्रा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से। कीव से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विपिन चौबे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। विपिन, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के आगमन में कितना वक्त है और कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट को लेकर। देखिए, जैसा कि रवि आप जानते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव हो या फिर यूक्रेन का कोई भी इलाका हो, वो युद्ध भूमि है। युद्ध भूमि में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी इसी कीव में मौजूद है। सुरक्षा कारणों से मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं जारी किया गया है और ये कुछ भी नहीं बताया गया है कि वो कब पहुंचेंगे, वहां से कहां जाएंगे, किससे मुलाकात करेंगे, कब कहां जाएंगे, ये कुछ भी रिवील नहीं किया गया। मोटी मोटी बात ये जरूर कहा गया है, तकरीबन 8 बजे स्थानीय समय के मुताबिक और भारतीय समय के मुताबिक लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव में कदम रखेंगे। एक विशेष रेल मार्ग के जरिए वो यहां पर आ रहे हैं और जिस ट्रेन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे द ट्रेन फोर्स 1 कहा जाता है। दुनिया की बेहद सुरक्षित माने जाने वाली ट्रेनों में से एक है और इसी ट्रेन का इस्तेमाल यूक्रेन के राष्ट्रपति भी करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जब वो यहां पर आए थे तो उन्होंने भी किया था, इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया था और ऋषि सुनक ने भी किया था। तो तमाम वैश्विक नेताओं इसी ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, उसी ट्रेन से प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसके बाद लगभग 6 से 8 घंटे का वक्त वो यहां पर गुजारेंगे और दोपहर में लगभग 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों में उनको शिरकत करना है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उनका स्वागत भी करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन उन सबको अभी बताया नहीं गया है और यहां तक कि हम लौटते रहेंगे आपके पास। आज की ये जो खबर है ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर है और TV9 की टीम यहां यूक्रेन में इस वक्त मौजूद है, आप मौजूद हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, खबर है यूक्रेन के उस हमले की जिससे रूस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। रूस के तेल टैंकर पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल से किया है हमला। रूस के 30 टैंकर हमले में धू-धू कर जल गए। कर्च स्ट्रेट के कालकास पोर्ट पर दिखा है आग का गुबार। और यूक्रेन के हमले से दूसरी जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने कुर्स्क में कई रूसी पुल को उड़ाया। यूक्रेन ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। कुर्स्क के विश्वेका पर यूक्रेन ने कब्जा किया है। अब 1530 वर्ग किलोमीटर कुर्स्क पर यूक्रेन का कब्जा है। और अगली खबर कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। कुर्स्क परमाणु प्लांट पर यूक्रेन के हमले जारी है। रूस ने IAEA को हमले की जानकारी दी है। कुर्स्क प्लांट में तैनात होगी IAEA की टीम।
और पुतिन कुर्स्क पर बड़े हवाई हमले की प्लानिंग ही करते रहे और यूक्रेन ने इसका जवाब भी दे दिया। यूक्रेन ने ड्रोन से रूस को टारगेट किया। यूक्रेन ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया। दर्जनों पुल को धमाके से उड़ा दिया। रूस को चौंकाते हुए यूक्रेन वो सब कर रहा है जिसकी कल्पना क्रेमलिन तक को नहीं है। यूक्रेन के नए ड्रोन से साबित हो गया है कि यूक्रेन अब सिर्फ जंग में ही नहीं बल्कि हथियारों को बनाने में भी रूस से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से लगातार यूक्रेन के हमले चल रहे हैं। अब सवाल है कि रूस पर यूक्रेन लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है और रूस उसे रोकने में नाकाम है। इसकी वजह क्या है, जरा इसको भी समझिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुर्स्क में यूक्रेन को बढ़त क्यों है, उसके कुछ कारण एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। रूस के पास एयर सर्विलांस की कमी है, पहला कारण। पहली वजह तो यह बताई गई है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम की भी कमी है रूस में, और रूस की कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग बहुत कम है। रूस के पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क नहीं है। यही वजह है कि बार बार उसके एयर डिफेंस को यूक्रेन ब्रीच करते हुए यह हमले करने में सफल हो रहा है। और अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पासपोर्ट कैंसिल किया है। शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर के जानकारी है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है और उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया है। शेख हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल। खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भीषण प्रदर्शन। जकार्ता में संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का हमला। प्रदर्शनकारियों ने गेट तोड़कर संसद में घुसने की कोशिश की। ये तस्वीरें आई हैं जकार्ता से। इंडोनेशिया में ये स्थिति पैदा हो गई है जहां पर प्रदर्शनकारी संसद भवन पर हमला करते नजर आए। और संसद के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। पुलिस ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। ये देखिए, ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे कैसे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने जहां प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया है तो वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से भी उग्र प्रदर्शन किया गया। और इंडोनेशिया में प्रदर्शन के आगे झुकी सरकार। सरकार ने चुनाव कानून में बदलाव की योजना को रद्द कर दिया है। सरकार चुनाव लड़ने की उम्र सीमा घटाने वाली थी, जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन शुरू हुआ। और अब खबर ये आ रही कि सरकार इस प्रदर्शन के आगे झुक गई है और अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार है। और अब सवाल ये उठता है कि जकार्ता में बांग्लादेश जैसी स्थिति आखिर क्यों बनी? इंडोनेशिया में क्यों भड़के लोग? सरकार चुनाव कानून में बदलाव करने वाली थी, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बदलाव की योजना से लोग बुरी तरह से भड़क उठे। संवैधानिक कोर्ट के आदेश को पलटने की योजना थी और जोको विडोडो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने वाले थे। जोको विडोडो के बेटे की उम्र 29 वर्ष है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम यानी कि मिनिमम जो एज है वो 30 वर्ष चाहिए। और अगली खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच तेज। पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कोर्ट से सीबीआई को टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है। कोलकाता में डॉक्टर रेप मामले में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, लेकिन उनके बयान में अंतर है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से अब तक 77 घंटे तक पूछताछ की है। सीबीआई अब आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल सहित 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। कोलकाता की विशेष अदालत ने सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने सियालदाह कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सीबीआई को अर्जी मंजूर करते हुए टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय की भी पॉलीग्राफ जांच कराने की अनुमति मांगी है। अब आरोपी संजय रॉय को सियालदाह कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई अदालत से संजय रॉय की हिरासत बढ़ाने की भी मांग करेगी।
और कोलकाता के मामले पर टीवी9 का बड़ा खुलासा। टीवी9 के पास पुलिस एक्शन की डिटेल जानकारी, पुलिस जांच की जानकारी टीवी9 के पास। और 9 और 10 अगस्त को क्या हुआ, कब हुआ, यह भी हम समझने की कोशिश करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो कोलकाता का जो यह मामला है उसकी पूरी टाइमलाइन आपके सामने हम रखने चाह रहे हैं। देखिए 9 अगस्त 9:30 बजे सुबह के पीड़िता का शव सेमिनार हॉल में मिला। यह 9:30 बजे सुबह की बात है। 9 अगस्त 10:10 सुबह पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई, इन्फॉर्म किया गया पुलिस को। सुबह 10:30 बजे 9 अगस्त को ही पुलिस आरजी कर अस्पताल पहुंची। यह टाइमिंग है पुलिस के पहुंचने की। 10:52 सुबह पीड़िता के परिवार को सूचना दी गई इस पूरी घटना के बारे में। 12:40 दोपहर 9 अगस्त की ही बात है, पीड़िता को मृत घोषित कर दिया गया और दोपहर 1 बजे एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है। दोपहर 1 बजे ही पीड़िता का परिवार भी अस्पताल पहुंच जाता है, जिसे जानकारी दी गई थी। 1:47 ईएमओ ने मेडिकल और मृत्यु प्रमाण पत्र भी सौंप दिया, यानी कि मृत घोषित कर दिया गया। अब देखिए शाम को यानी कि 8:37 पर घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई, यानी कि जांच शुरू कर दी गई और पीएम के बाद शव यानी पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार को दिया गया। और 11:45 रात पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, यानी सुबह से लेकर देर रात हो गई तब एफआईआर दर्ज की गई। और 10 अगस्त को क्या पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन पुलिस ने कर दिया। ये सारी घटनाएं 10 अगस्त की हैं और 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार भी कर लिया गया पुलिस के द्वारा। तो ये पूरी टाइमलाइन है 9 से लेकर 10 अगस्त की। और अब बात भारतवर्ष के गर्व और अभिमान की करेंगे। आज भारत मना रहा है पहला नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग की पहली सालगिरह है आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। तो भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज मना रहा है और आज का दिन चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की पहली सालगिरह के रूप में मनाया जा रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। देश भर में स्कूल कॉलेजों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष रिसर्च से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को बताना है।